नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अदिति राजपूत और खबरों की शुरुआत करते हैं अनलॉक 2.0 से जुड़ी खबरों के साथ, क्योंकि 1 जुलाई से अब अनलॉक 2.0 लागू होने जा रहा है। अनलॉक 1.0 के तहत बहुत से रियायतें देखने को मिली, बहुत से ढील दी गई जो लॉकडाउन का दौर रहा उसके बाद। लेकिन अब अनलॉक 2.0 में क्या कुछ रियायतें मिलेंगी वो या कुछ बदलाव जो दिए गए हैं उसके लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है गृह मंत्रालय ने। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अब तो उसकी जो सीमा है उसको कम कर दिया गया, पहले 9 से 6 था। अब जरूरी गतिविधियों को नाइट कर्फ्यू से राहत मिल जाएगी। तो नाइट कर्फ्यू से जो जरूरी काम है उससे नाइट कर्फ्यू में भी अब राहत मिलेगी। और शिक्षण संस्थान जो है वो 31 जुलाई तक लेकिन अभी भी बंद रहेंगे। इसके अलावा घरेलू उड़ानों, यात्री ट्रेनों को सीमित संख्या में अनुमति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा जो है उस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मेट्रो सेवाएं अभी भी बंद रहेंगी। हम रुक कर रहे हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, पिछली बार जब आपसे बातचीत हो रही थी तब आपने बताया था कि किस तरह से अलग अलग राज्य जो हैं उनमें कई सारे जो लोग हैं वो क्वारंटीन में हैं, होम आइसोलेशन में हैं। कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर सरकार के सामने आ रही है। इसलिए जब अनलॉक का दूसरा चरण आ रहा है तो रियायतें भले ही कम दी गई हो, लेकिन कोशिश ये है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। बिल्कुल आदित्य, ये जो फोकस है वो कंटेनमेंट, जो मूल मंत्र है अनलॉक 2 का, कि कंटेनमेंट जो स्ट्रैटेजी है उसे और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कैसे बनाया जाए, खास करके उन जोन्स में, क्योंकि ये भी एक आंकड़ा है कि आधे से ज्यादा भारत जो है वो कंटेनमेंट जोन्स में रह रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे 400 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स जो है वो बना दी गई हैं, क्योंकि रीस्ट्रैटेजाइज कर रही है भारत सरकार अपनी अप्रोच इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ। तो ऐसे में जो आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास हैं उनके मुताबिक 5.5 लाख बेशक से पॉजिटिव केसेस सामने आए हों, लेकिन 22 लाख से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो क्वारंटीन में है अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। सबसे ज्यादा संख्या जो है इसकी उत्तर प्रदेश में है। 6,88,000 लोग जो हैं वो क्वारंटीन में हैं। हालांकि सरकार का कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि वहां पे टेस्टिंग ज्यादा बढ़ा दी गई है और ज्यादातर केसेस जो हैं वो एनसीआर रीजन, आगरा और मेरठ जैसे इलाकों में है जहां पे शहरी आबादी है। लेकिन अलग दूसरे राज्य भी हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है जहां पे 5,72,000 के आसपास लोग होम आइसोलेशन में हैं। ये संख्या यूपी से कम है। तो केंद्र की चिंता वाजिब है कि इसलिए उन्होंने ज्यादा फोकस इन सभी राज्यों को बोला है कि आप फोकस कीजिए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए कंटेनमेंट जोन्स में स्प्रेड ऑफ वायरस को किस तरह रोका जाए। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में हाउस टू हाउस सर्वे जो है वो शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी इसकी पहल हमने देखी है। दिल्ली में हमने कंटेनमेंट जोन्स में ऑलरेडी देखा है। बाकी दिल्ली में भी ये जो है वो लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात का आश्वासन दे चुके हैं। क्वारंटीन की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो लोग हैं वो 2,38,000 के आसपास है और छत्तीसगढ़ में 1,98,000 है और उड़ीसा में 1,94,000 लोग जो हैं वो क्वारंटीन और होम आइसोलेशन फैसिलिटीज में हैं। जहां तक अनलॉक 2 की बात हम करें तो सबसे बड़ी जो रियायत वो दी गई है कि अब दुकानों में 5 लोग जो हैं वो जाके इकट्ठा जो है वो शॉपिंग कर पाएंगे। ज्यादातर अनलॉक 1 की गाइडलाइंस ही वो फॉलो की जाएगी और अपनी स्टेट्स को इख्तियार दिया गया है कि वो जहां पे कड़ाई करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जो लीनियंसी है वो नहीं दिखा सकते। जैसे कि नाइट कर्फ्यू जो है वो 10 बजे से लेकर जो सुबह तक है वो हर जगह जो है वो सुचारू रूप से उसका पालन किया जाना चाहिए। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही 65 से अधिक के जो बुजुर्ग हैं और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें घर में रहने की सलाह यहाँ पर दी गई है सरकार की तरफ से। और साथ ही जो सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल है और एंटरटेनमेंट पार्क जो है वो अभी भी बंद ही रहेंगे। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। अनलॉक 2.0 पर वो बोल सकते हैं। पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ रणनीति पर बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2.0 पर रणनीति क्या होने वाली है उस पर भी बात कर सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, 59 जो चाइनीज ऐप हैं उन पर भारत ने बैन लगाया है, हो सकता है प्रधानमंत्री उसको लेकर भी कुछ बोलें, क्योंकि लगातार वो आत्मनिर्भर भारत की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से चीन की जो डिजिटल इकोनॉमी है कहीं ना कहीं उसको लेकर ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही है कि वो कहेंगे, लेकिन देखना होगा कि आज शाम को 4 बजे क्या कुछ उनके संबोधन में होता है।
उधर कोविड का वैक्सीन बनाने की दिशा में भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाया है, जो एक अच्छी खबर है। भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नाम का वैक्सीन बनाया है और इससे इंसानों के बीच प्रयोग के पहले और दूसरे दौर के लिए मंजूरी भी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने ये इजाजत दे दी है। भारत बायोटेक ने ये वैक्सीन ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित की है। तो जो जानकार बताते हैं कि पहले ये देखा जाता है कि कहीं इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है तो उसमें सफलता मिली है। मार्च में हमें पता है कि पहली बार वायरस जो है वो केरला में मिला था और जिसको NIV पुणे में टेस्ट किया गया था और पाया गया था कि कोविड पॉजिटिव मरीज हैं जो विदेश से आए थे। उसी वायरस को ट्रांसपोर्ट किया गया यहाँ पे जो कंपनी है भारत बायोटेक के पास, और तब इनको ये जिम्मेदारी मिली गई थी क्योंकि ICMR का ही विंग है NIV पुणे, और ICMR NIV और बायोटेक के बीच में साथ मिलकर ये जो है वो पूरा काम हुआ है वैक्सीन बनाने को लेकर। तो एक अहम सफलता जरूर है क्योंकि प्राथमिक सफलता आपको मिलती है, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल की इजाजत आप मांगते हैं, यानी शुरुआती नतीजे जो हैं वो बेहतर मिले हैं। उसके बाद अब अगले महीने से, मतलब 2-3 दिन बाद से जुलाई महीने में वो ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा, यानी लोगों को देने की कोशिश और कवायद का सिलसिला शुरू होगा और उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से असरदार है। असरदार को लेकर कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया और पहले भी ये खबर आई थी भारत बायोटेक की तरफ से कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि आपको सालों साल लग जाते हैं किसी वैक्सीन को डेवलप करने में, लेकिन यहां पर 3 महीने के वक्त में प्राथमिक सफलता, पहली सफलता जो है वो भारतीय कंपनी को मिली है इस तरह के वैक्सीन को डेवलप करने में लेकर, जिसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल में वो पास हुआ है, यानी जब जानवरों पे उसको एक्सपेरिमेंट किया गया। आमतौर पे कहा जाता है कि मंकी पे पहले एक्सपेरिमेंट उसको किया जाता है ताकि कोई अगर साइड इफेक्ट है तो पता लगे। अब ह्यूमन ट्रायल की बात है जो जुलाई में शुरू होगा, तो 2 महीने का वक्त कम से कम मान के चलिए कि वो पूरे नतीजे आने में या ट्रायल्स के रिजल्ट आने में वो लगेंगे कि किस तरीके से ये कारगर है और कितना कारगर हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें बताई जा रही है वो अपने आप में एक सफलता, एक उपलब्धि है, क्योंकि पहले से भी लगातार इसको लेकर चर्चा होती रही है कि हैदराबाद की इस कंपनी को जो भारत बायोटेक है उसको ये वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी मिली है। और अब जाके कल जो मीडिया के पास जो स्टेटमेंट आया उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि DCGI से परमिशन लेना होता है ह्यूमन ट्रायल के लिए, वो परमिशन उनको मिल गई है, अनुमति मिल गई है। तो 2-3 दिन बाद ये शुरू हो जाएगा। जब जुलाई का महीना शुरू होगा तो कैसे रणनीति होगी वो बताया जाएगा, लेकिन अब ये शुरू होने वाले ह्यूमन ट्रायल यानी लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितना असर ये छोड़ते हैं। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई पुलिस ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ गई है। पुलिस का कहना है कि लोग बिना काम के बाहर घूम रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसलिए बेवजह और अपने घर से 2 किलोमीटर परिधि यानी डिस्टेंस के बाहर वाहन ले जाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है। आपको ये बता दें कि 2 दिन से जारी इस अभियान में रविवार को करीब 5,000 जबकि सोमवार को 6,000 से अधिक गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील, ये कड़ाई तो बरत रही है मुंबई पुलिस, ये सख्ती तो है, लेकिन कौन कितनी दूर आया है घर से, इसका क्या पैमाना होगा? क्या सबको अब अपना आधार कार्ड या अपने घर का एड्रेस का कोई प्रूफ साथ में जेब में लेकर चलना पड़ेगा? कैसे, क्या पैमाना तय होगा? देखिए शशांक, कल भी यही सवाल था और यही सवाल मैंने जब DCP से पूछा तो उनका कहना था कि हमें तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कहता है कि मेडिकल इमरजेंसी है तो हम उसे ना नहीं कह सकते, मानना पड़ेगा कि मेडिकल इमरजेंसी है, उसको अस्पताल तक जाना है। हाँ, अगर जब हमें शक होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो हम उसके दस्तावेजों की जांच करते हैं और उसके आधार पर हम अपना अनुमान निकाल लेते हैं। ये उन्होंने बातें कही। जैसे उन्होंने मुझे भी पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हैं और वहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक उन्होंने बातचीत में इस तरह की बातें कही, ऑन रिकॉर्ड का ऑन कैमरा है। लेकिन इससे एक चीज हमने जो देखी वो इससे बड़ी बात यह है कि लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हुई और पुलिस का भी मकसद कहीं न कहीं ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान करो, उनको घंटों बिठाए रखो, रोके रखो, ताकि अगली बार इस तरह की हिमाकत नहीं करें या सड़कों पे नहीं उतरे। पुलिस का जो पूरा रवैया था वो दरअसल इस तरह का था कि लोगों का मनोबल को तोड़ा जाए। लोग बड़े पैमाने पर बिना काम के घूमने निकल रहे हैं, कोई यहाँ से मरीन ड्राइव जाना चाहता है, कोई जूही चौपाटी जाना चाहता है, कोई कहीं बाहर निकल रहा है। तो इससे जो है कि ट्रैफिक बढ़ रही है, लोगों में संपर्क बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो है कि ये संक्रमण फैल रहा है।
हाँ, लेकिन विपक्षी पार्टियों को देखो तो बीजेपी ने और एमएनएस ने इसका बहुत ही विरोध किया कि 3 महीने लोग घरों में बैठे हैं, अब काम धंधा करने का मौका मिला है, लोगों के पास आर्थिक स्थिति खराब है, तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे। बिल्कुल सुनील, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आप चालान काट सकते हैं, आप उन पर फाइन लगा सकते हैं, गाड़ियां जब्त करना थोड़ी ज्यादा सख्ती नहीं हो जाएगी? ऐसे में पुलिस अपनी भी मुसीबत बढ़ा रही है और जनता की मुसीबत भी बढ़ा रही है अगर आप गाड़ियां जब्त करते हैं तो। रखेंगे कहाँ? देखिए, इस कोरोना के इस संकट काल में पुलिस तो पहले से मुसीबत में है और लोग भी मुसीबत में हैं। दोनों की मुसीबतें दरअसल बढ़ रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमें आदेश है, हम आदेश का पालन कर रहे हैं और कोशिश यही है कि लोगों को अपने घर में रहने के लिए कहा जाए, बिना काम के कोई बाहर न निकले। दरअसल स्थिति ये हुई है मुंबई में कि लॉकडाउन खुलने के बाद, खास करके जब 4 जून को एमएमआर रीजन पूरा खोल दिया गया, उसके बाद से ये देखने में आया कि मुंबई के बाहर यानी इससे लगे सटे हुए जो इलाके हैं, भाईंदर, विरार, ठाणे, कल्याण, नई मुंबई, इस तरफ बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में मामले बढ़े हैं और लोगों का आना जाना भी बहुत बढ़ा है। और मुंबई के जो कोरोना के संक्रमण की जो स्थिति है, जो केसेस हैं, वो अभी कम नहीं हो रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि लोग बहुत संख्या में ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, इसी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। इसीलिए उसको रोकने के लिए उन्होंने ये अंकुश उठाया है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि कल जो लॉकडाउन बढ़ाने की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें 2 किलोमीटर का कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसमें कहा गया है कि नेबरहुड यानी अपने आस पड़ोस में ही अपनी खरीदी करें, कोई शॉपिंग करें या चीजें करें, बिना जरूरी और मेडिकल। हमारी बताई गई खबरों पर पोल में हिस्सा लें। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 खबरें हैं उनमें बताइए कौन सी खबरें आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक, 59 ऐप बंद। इसके अलावा नंबर 2 पर, विवादों के बीच चीन से शांति, लेफ्टिनेंट जनरल की बातचीत। कल से अनलॉक 2, 4 बजे पीएम मोदी का आज संबोधन। और उसके अलावा भारत बायोटेक यानी कोवैक्सीन ने ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी ली और अब उम्मीद है कि जल्द वैक्सीन आए। और आखिरी में, विशाखापट्टनम में दवा कंपनी में गैस रिसाव, 2 की मौत। तो आज इस सेगमेंट में इतना है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।